तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक का सोल्व कर लिया है ना। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.7 तक को हमने सोल्व कर लिया। इन एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा क्या था? इन एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रेशन ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, कि भाई आपको कोई फंक्शन दे दे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा था, है ना। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो जो फंक्शन है ना वो किसका डेरिवेटिव है। ये बेसिकली आप जानना चाहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है। ठीक है। अब जो अगली एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 7.8 से लेकर के 7.11 तक, इन एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में? डेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको निश्चित समाकलन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन अलग अलग चीज़ है भाई, इनमें फ़र्क है। इंटीग्रेशन का तो मतलब होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है। ठीक है। जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो इंटरवल में कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे इंटीग्रेशन बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है ना वो किसका डेरिवेटिव है। बेसिकली इसका ये मतलब होता है ना। इसका मतलब होता है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। ठीक है ना। और मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई एक्स स्क्वायर का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताओ। अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं? डेफिनाइट इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए ये जो आप इंटीग्रेशन का सिंबल देख रहे हैं ना, इसके नीचे और इसके ऊपर अंक लिखे होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है ना इसका 3 से 4 के बीच में एरिया बताओ। समझे? ये तो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का और ये सिंबल होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं कई बार, इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, दोनों बातें सेम है। वापस समझो, अगर इस इंटीग्रेशन के सिंबल पर हम अंक लगा दें ऊपर नीचे इस तरीके से तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो जाता है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि जो फंक्शन है उसका इस इंटरवल में 3 से 4 के बीच में एरिया कितना है। बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो कि कभी ऐसा दिखा मिल जाए ना तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इसका इस इंटरवल में एरिया बताओ। समझे? तो ये इनमें फ़र्क है। आई बात समझ में? ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है, जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो उस इंटरवल में कितना एरिया कवर कर रहा है। तो ये इसमें मोटा मोटा फ़र्क है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा? आपको क्वेश्चन में बोल देगा, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बोल देगा कि भैया ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताओ। ठीक है। अब कैसे बताएंगे वो समझ लो आप, स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल इंटीग्रेशन बताना पड़ता है ना। जैसे मान लो किसने पूछा कि एक्स स्क्वायर का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन याद कर लेंगे, है ना। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपका आंसर ये होता है हमारे पास x³/3 प्लस सी, ये होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अंक दिख रहे हैं ना इनको हम बोलते हैं अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री। ठीक है। या फिर कह लो कि उच्च सीमा, निम्न सीमा, ऐसे बोलते हैं। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना इनको आपको यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। समझ में आ गई? वापस समझ लो, आपको अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, निश्चित समाकलन का आपको याद करना है, तो आप सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो। ठीक है। और इसके ऊपर और नीचे बाउंड्री लगा दो।
ना, बाउंड्री हमने लगा दी। अब अगला स्टेप ये है कि जो अपर बाउंड्री है ना, जो अपर बाउंड्री है उसकी वैल्यू ज्ञात कर लो। वैल्यू मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना 4, इसको आप यहाँ पे ढाल के इसको सोल्व कर लो। एक्स जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे 4 ढाल के सोल्व कर लो, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये हो जाएगा सर जी, प्लस में सी, है ना। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी अपर बाउंड्री की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे ढाल देंगे और लोअर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 9 27 बटा 3 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सी से सी तो कट जाएगा, ये तो कट गया, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। तो इसका जो सी है और इसका जो सी है वो सेम है, तो इसलिए कटेगा। ठीक है, अब 64/3 में से 27/3 घटा लो, आपका आंसर आ गया। तो अगर मैं 64/3 में से 27/3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 7 और 3, है ना। ठीक है, ये आएगा। इसको सॉल्व करना एक बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और, है ना, और 0.33 ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे पास 12.33 आया ना, इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ में, जब मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा उसमें 3 से 4 के बीच में एरिया देखूंगा ना, तो वो इतना आएगा। इसका ये मतलब है। समझ में आ गई। वापस समझ लो, अगर आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना, तो आप सबसे पहले इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो, फिर वहाँ पे बाउंड्री लगा दो, फिर अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू को घटा दो, है ना, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन को ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कहेंगे से 12.33 का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12.33 का मतलब ये है कि अगर मैं इसके ग्राफ में 3 से 4 के बीच में देखूंगा ना, 3 से 4 के बीच में देखूंगा, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 से 4 के बीच में देखूंगा, तो इतना इतना एरिया आएगा, इतने डब्बे बनेंगे वहाँ पे। इसका बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, इसको मैं तुम्हें जियोजेब्रा पे दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जियोजेब्रा पे चलते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस 3 से 4 के बीच का एरिया पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 से एक वर्ट, जो 3 है ना, इस पर एक वर्टिकल लाइन खींच दूंगा ऐसे, समझ रहे हैं। इस 4 पे भी एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे इस तरीके से, है ना। अब एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है कि उस आकृति में 1 बाय 1 के कितने डब्बे बन रहे हैं, 1 बाय 1 के कितने डब्बे बन रहे हैं, देख लेते हैं। तो एक डब्बा तो ये बन रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डब्बे तो देखो पूरे पूरे बन रहे हैं, है ना। ये जो आप 10वां डब्बा देख रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा कमी है बेसिकली। अगर आप देखें तो पूरा डब्बा नहीं है ना, फिर भी चलो अपन मान लेते हैं, पर पूरा मान लेते हैं। लगभग लगभग 10 हो गए, लगभग लगभग 10 हो गए, 10 से हल्का सा कम है। ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। तो लगभग लगभग 10 डब्बे हो गए, है ना। अब देखो ध्यान से, ये डब्बा और ये डब्बा, इनको अगर आप जोड़ेंगे ना, ये आधा डब्बा है, ये भी आधा डब्बा है, इनको जो अगर आप जोड़ेंगे तब जाके पूरा डब्बा बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 यहाँ पे हो गए, तो ये पूरा पूरा 11वां डब्बा है। समझ में आ गई। अगर आप इन दोनों डब्बों को जोड़ेंगे तब जाकर के 1 बाय 1 का डब्बा बन रहा है ना बेटा। तो ये कितना हो गया, पूरा पूरा एक डब्बा हो गया। तो यहाँ तक कितने हो गए, 11 डब्बे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आधा डब्बा ये, आधा डब्बा ये, इसको जोड़ेंगे तो एक डब्बा बनेगा लगभग लगभग, तो लगभग 12 डब्बे हो गए। ठीक है, अब ये एरिया बचा हुआ है, ये एरिया लगभग कितना पाएगा, ये एरिया लगभग 0.33 के आसपास पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 4 के बीच में इस फंक्शन का, 3 से 4 के बीच में इस फंक्शन का जो एरिया है वो कितना है, वो है 12.33। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी आया था, है ना। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, मान लो कि कोई फंक्शन आपको दे दे और कह दे कि भैया डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दे दे, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपसे वो ये जानना चाहता है कि जो फंक्शन है ना, वो इस इंटरवल में कितना एरिया कवर कर रहा है, बेसिकली आपसे वो जानना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। मान लो कि इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन आ गया जी, ऐसे मान लो। ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने क्या मान लिया, जी मान लिया। ठीक है, तो इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, इनको लगा देते हैं। ठीक है, फिर अपर लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लोअर लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और इनको घटा देते हैं। जैसे हम घटाते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है, हमें एरिया मिल जाता है भैया। समझ में आ गई। तो ये मतलब होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब हम आपकी एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।
7.9 के। जब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर 7.8 कौन कराएगा, 7.8 भी कराएंगे, लेकिन वो इस चैप्टर के लास्ट में कराएंगे। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है ना वो, और वो एक्सरसाइज डायरेक्टली 8 चैप्टर से कनेक्ट होगी, है ना, तो अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो पहले आप 7.9 करिए, फिर 7.10, फिर 7.11, फिर 7.8 पे आएंगे। ठीक है, तो 7.9 की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये पहला, एक्सरसाइज 7.9 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताओ। तो अगर आपको किसी फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x+1 का, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है x² प्लस में x, है ना, और प्लस में c भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस में c लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो c है वो लास्ट में जाके कट ही जाता है, c से c कट जाएगा ना। अपर लिमिट की वैल्यू में से जब तुम लोअर लिमिट की वैल्यू घटाओगे तो c कट गया था, मैंने एग्जांपल में दिखाया था तुमको, तो c लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन याद करो तब लगा लो, लेकिन अगर आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद कर रहे हो ना तब c मत लगाओ, क्योंकि वो आगे जाके कट ही जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपर लिमिट की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यह आ जाएगी 1/2 + 1। लोअर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 1/2 - 1, और इनको घटा देंगे। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप ये होता था। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 से 1/2 कट गया, 1 - 1 यानी कि 2 आ गया। अब ये 2 का क्या मतलब है, 2 का ये मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो इस फंक्शन का इस इंटरवल में जो एरिया है, जो नेट एरिया है वो इतना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लूंगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, प्लस सी भी लगाया जाता है, लेकिन प्लस सी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद कर रहे हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो प्लस सी आगे जाके कट ही जाना होता है। ठीक है, आप लगाना चाहें तो लगा दो, लेकिन फिर बाद में कटेगा ही, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटाओगे तो कटेगा ही वो, तो लगा के फायदा क्या है, तो हम नहीं लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपर लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर जी लोग मापांक 3, मापांक 3 3 ही होता है। फिर लोअर लिमिट की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगी log 2, और इनको 2 घटा। अब log m - log n, इसका सूत्र क्या होता था, इसका सूत्र होता था log m/n। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया, क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इंटीग्रेशन ज्ञात कर लूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 4x⁴ माइनस 5x³ प्लस 6x² प्लस में 9x, ये होगा। ठीक है, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लगा दूंगा। इसके बाद हम क्या करते थे, अपर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करते थे। अपर बाउंड्री कहो, अपर लिमिट कहो, उच्च सीमा कहो, तीनों बातें सेम है। तो अपर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या आएगी, लिख दो यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख दो। 2⁴ कितनी होती है, ये होती है जी 16, 16 चौके 64 बटे में 4 माइनस 5 गुणा में 2, अगर यहाँ पे डालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे में 3 प्लस में 2 दूनी 4, 6 चौका 24 बटा 2 प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है, तो अपर लिमिट की जो वैल्यू आई वो ये आई। अब हमें क्या करना है, लोअर लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा हमारे पास 4/4 माइनस 5/3 जमा 6/2 जमा 9, ये हो गया, और इनको घटा देना, ये सेकंड स्टेप था। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर इसका रीज़न क्या है ना, हम ऐसा घटाते क्यों हैं? तो इसका रीज़न आपको कॉलेज लेवल में सीखने को मिलेगा, और वहीं पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे सीखिएगा। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँ ना, तो आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है,
अच्छा जी, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 4 का 24 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 40/3, ये हो गया 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 5/3 जमा 3 जमा में 9, ऐसा हो गया। यहाँ तो समझ में आ गई। सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 और 12 हो गया हमारे पास 28, 28 और 10 38, 38 और 8 46, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 माइनस 5/3, 13 माइनस 5/3। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 46 माइनस 13 कितना होता है? ये होता है जी हमारे पास 33। ठीक है, माइनस का 40/3 प्लस का 5/3 कितना होता है? माइनस का 35/3। सोल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 99 माइनस 35/3, 99 में से 35 गया तो 64/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन ज्ञात कर लूँगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x/2। फिर यहाँ पे मैं अपर बाउंड्री लगा दूंगा और लोअर बाउंड्री लगा दूंगा। फिर हमें क्या करना होता है, अपर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, या फिर कह लो कि अपर लिमिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। आपकी इच्छा है, ये कैसे बोल लो इसको। अपर लिमिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस कोस 2, एक्स की जगह π/4 डालूंगा मैं, ठीक है ना, अपॉन 2। फिर लोअर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, ये आएगी माइनस कोस 2 इंटू 0/2। फिर इनको हमें घटाना है। तो अगर मैं इसको काटा पिटाई करूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया। कोस π/2, कोस 90 पे हमें क्या रिटर्न करता है? कोस 90 पे हमें, अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो कोस 90 डिग्री पे हमें रिटर्न करता है 0। ठीक है, और कोस 0 पे 1। तो कुछ ऐसा हो गया। सोल्व करने पे क्या आया? 1/2 आया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें कोस 2x का डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोस 2x जो है वो 0 से π/2 के बीच में कितना उसका नेट एरिया है, ये पता करना चाह रहा हूँ मैं। कैसे पता करेंगे वो समझ लो। तो उसके लिए इसका सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो। कोस 2x का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है? जो होता है सर हमारे पास साइन 2x/2, है ना। यहाँ पे अपर बाउंड्री लगा दो, यहाँ पे लोअर बाउंड्री लगा दो। फिर उसके बाद अपर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करो। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी साइन π/2। लोअर बाउंड्री की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0/2। साइन पाई हमें क्या रिटर्न करता है? 0 रिटर्न करता है। 0/2 तो 0 ही होगा, है ना, बीच में माइनस का निशान जो लगेगा भैया। और साइन 0 हमें क्या रिटर्न करता है? साइन 0 भी हमें 0 रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोस 2x का ग्राफ है ना, कोस 2x का ग्राफ अगर मैं 0 से π/2 के बीच में देखूंगा तो कोस 2x का 0 से π/2 के बीच में जो नेट एरिया है वो 0 है। जो नेट एरिया वो कितना है? 0 है। अब कहेंगे सर नेट एरिया 0 इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो इसको मैं तुम्हें ग्राफ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे एक काम करते हैं, फंक्शन डाल लेते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था? कोस 2x था, तो कोस 2x ये मैंने यहाँ पे ढाल दिया। कोस 2x डालने के बाद एंटर दबा देंगे। जैसे एंटर दबाया तो इसने ग्राफ बना के दे दिया भाई। ये कहाँ गया? ये देखो, ये रहा ग्राफ, दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, है ना। अब दिक्कत ये है कि इसने जो ग्राफ बना के दिया है उसमें एक्स एक्सिस पर अंक लिखे हुए हैं, है ना। हमें चाहिए पाई के रूप में चीज़ें। ठीक है, पाई भी एक अंक ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हम इस ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 इनको पाई के रूप में चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग पे, यहाँ पे कोने में आपको दिख रही होगी। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग, फिर एक्स एक्सिस, फिर जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप π/2 सेलेक्ट कर लो। पाई भी सिलेक्ट कर सकते थे, मैंने π/2 सेलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देने लग गया।
ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये मैंने जूम कर लिया भाई, है ना। अब क्वेश्चन में मुझे क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि cos 2x का 0 से π/2 के बीच में मुझे नेट एरिया चाहिए, 0 से π/2 के बीच में नेट एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब 0 से π/2 के बीच का नेट एरिया हम कैसे पता कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताता हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है वो आपको नेट एरिया बताता है ना। अब ये नेट एरिया क्या चीज़ है वो समझ लो, एक तो होता है एरिया और एक होता है नेट एरिया। नेट एरिया का मतलब ये होता है कि एक्स अक्ष के जो ऊपर एरिया है, एक्स अक्ष के जो ऊपर एरिया है माइनस एक्स अक्ष के जो नीचे एरिया है, उस एरिया को अपन बोलते हैं नेट एरिया। आई बात समझ में। नेट एरिया क्या चीज़ है, एक्स अक्ष के जो ऊपर एरिया बन रहा है माइनस एक्स अक्ष के जो नीचे एरिया बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट एरिया बोलते हैं बेटा। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो 0 से π/2 के बीच में अगर देखूँ तो 0 से π/2 के बीच में एक्स अक्ष के ऊपर कौन सा एरिया है, तो आपका आंसर एक्स अक्ष के ऊपर ये वाला एरिया है, ठीक है। और एक्स अक्ष के नीचे कौन सा एरिया है, आपके आंसर एक्स अक्ष के नीचे ये वाला एरिया है भैया, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो नेट एरिया बताता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बताता है, नेट एरिया। नेट एरिया क्या चीज़ होती है, एक्स अक्ष के ऊपर जो एरिया है उसमें से एक्स अक्ष के नीचे जो एरिया है उसको घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एरिया में से ये एरिया घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा भाई। समझ रहे हो, इसको तुम दूसरे तरीके से समझ सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मुझे cos 2x का 0 से π/2 के बीच में डेफिनाइट इंटीग्रेशन चाहिए, यानी कि मैं cos 2x का 0 से π/2 के बीच का एरिया जानना चाहता हूँ, नेट एरिया जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई cos 2x का 0 से π/2 का जो एरिया है वो बराबर होगा cos 2x का 0 से π/4 का बीच का एरिया प्लस में cos 2x का π/4 से π/2 के बीच का एरिया, है ना। भाई यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया ज्ञात करना है मुझे, तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 0 से π/4 के बीच का एरिया ले लो, जुमा π/4 से π/2 के बीच का एरिया ले लो, उनको जोड़ देना, आपको नेट एरिया मिल जाएगा, ऐसे बोल सकता हूँ। तो 0 से π/4 का एरिया क्या है, 0 से π/4 का सर जी ये एरिया है ना। अब ये एरिया मान लो कि कुछ मान लो कि इसकी वैल्यू 5 है, मान लो 5 तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर तो अपना ये 1/1 के डब्बा नहीं, इसकी वैल्यू कुछ भी हाफ मान लो, हाफ 0.25 मान लो लेट से, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मैंने 0.25 मान लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.25। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर ये आएगा -0.25, है ना। जब आप घटाएंगे तो आंसर 0 ही तो आएगा बेटा। तो ये चीज़ है, समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए जो आंसर 0 आया उसका ये मतलब था, क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए। अभी आप ये छठा क्वेश्चन देखिए, अब फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा मतलब मैंने आपको बता दिया है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताना है, तो उसके लिए मैं इसका इंटीग्रेशन बता दूंगा, फिर अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लगा दूंगा, उसके बाद अपर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करूंगा, लोअर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात करूंगा और इनको घटा दूंगा, है ना। इन दोनों में से मैं e⁴ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बचेगा e, यहाँ पे बचेगा -1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, तो सेम चीज़ करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में की। इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन याद कर लूंगा। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन का सूत्र क्या था, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन का सूत्र था -log cos x, ठीक है, ये था ना। अब यहाँ पे हम बाउंड्री लगा देंगे, फिर अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा देंगे। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी सर हमारे पास -log cos π/4, है ना। लोअर बाउंड्री की वैल्यू क्या होगी, -log cos 0, इनको देंगे घटा। तो cos π/4 पे कितना होता है, 1/√2। 1/√2 एक पॉजिटिव संख्या है, तो मापांक के अंदर पॉजिटिव संख्या हो तो मापांक हट जाता है, सेम टू सेम रहते हैं ना चीज़ें। तो ये हो जाएगा -log 1/√2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा log cos 0 पे क्या होता है भैया, cos 0 पे होता है सर हमारे पास 1, कुछ ऐसा हो गया। अब log m माइनस log n, ऐसा ऐसा बन गया। log m माइनस log n को कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं log m/n, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log √2, ये हमारे पास आंसर आ गया।
समझ में आ गई मेरी बात? आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं अब, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताना है, तो उसके लिए मैं इसका इंटीग्रेशन बता दूंगा। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखवाया था। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ना, ये होता है लोग मापांक कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये था। ठीक है, प्लस सी भी होता है, लेकिन प्लस सी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो आगे जाके कटेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगाते हैं, मैंने बताया तो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पाई/4 लिखेंगे, यहाँ पे पाई/6 लिखेंगे, तो हो जाएगा लोग कोस पाई/4। अपर बाउंड्री की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, कोस पाई/4 पे कितना होता है बेटा, कोसिकेंट पाई/4 पे, तो ये होता है सर जी √2, और कोट पाई/4 पे 1। ठीक है, तो ये आ गई अपर बाउंड्री की वैल्यू। अब करेंगे लोअर बाउंड्री की वैल्यू, तो हो जाएगा लोग कोसिकेंट पाई/6 पे कितना होता है, पाई/6 यानी कि 30। कोसिकेंट 30 पे कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 होता है। और कोट पाई/6 पे ये होता है सर √3। तो ये अपर बाउंड्री की वैल्यू आ गई, ये लोअर बाउंड्री की वैल्यू आ गई, और इनको हमें घटाना है। अब ये होगा log m माइनस log n। log m माइनस n क्या होता है, log m/n होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ गए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आसान है। हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताना है, तो उसके लिए मैं सिंपल इंटीग्रेशन बता दूंगा पहले। तो 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, किसका डेरिवेटिव होता था ये बताओ, तो आप कहेंगे सर ये होता था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, यहाँ पे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लगा देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अपर बाउंड्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी साइन इनवर्स 1। लोअर बाउंड्री की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ये आएगी साइन इनवर्स 0। इनको देते हैं घटा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन की टेबल में 1 कहाँ पे आता है, साइन की टेबल में 1 आता है सर हमारे पास 90 पे, पाई/2 पे, और 0 कहाँ पे आता है 0 पे, तो इसका आंसर आ गया पाई/2। समझ में आ गई, आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को भाई, आसान ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो पहले। 1/(1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/(1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x, है ना, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव करने पे ही आता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे हम अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लगा देते हैं। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है भैया, ये होता है सब 45 डिग्री पे, यानी कि पाई/4। और टेंजेंट इनवर्स 0 कहाँ पे होता है 0 पे, ये हो गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया पाई/4। इस तरीके से करना था। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये 11वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिखा है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बताना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/(x²-1) इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/(x² - a²। ठीक है, 1/(x² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता था 1/2a log मापांक x - a/x + a प्लस सी। प्लस सी को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालने चाह रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे और यहाँ पे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लगा देंगे। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा देंगे। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 log 2/4। ठीक है, ये तो अपर बाउंड्री की वैल्यू आ गई। लोअर बाउंड्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 log 2 को अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 में से 1/2 और 1 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया,
है ना। ये बटे में, ये भी बटे में, तो नीचे वाला बटा ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना। तो हमारे पास फाइनली आंसर जो आया वो ये आया। ऐसे करना था। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का 0 से पाई बाय 2 के बीच में। डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है बेसिकली। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कोस 2x का, वहाँ से बात बनेगी। कोस 2x का फॉर्मूला लिखाया था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके। तो यहाँ से काम करता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को अकेला करके कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा हो गया, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है, लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन याद कर लो, तो 1/2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, और कोस 2x का इंटीग्रेशन बताओ। आप कहेंगे सही हो जाएगा साइन 2x/2। 1 का इंटीग्रेशन बताओ x। ठीक है ना, यहाँ पे dx भी लगाना। अब यहाँ पे हमें अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लिखनी पड़ेगी। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा दो। तो अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या आएगी भैया बताना। पाई/2 अगर मैं ढालूंगा तो साइन पाई तो 0 होता है, और ये पाई/2, ये आ गई अपर बाउंड्री। इसमें इसमें से मुझे घटानी है लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री क्या हो जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पे 0 ढालूंगा तो साइन 0 होता है 0, और ये तो 0 बनेगा ही। यानी कि हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ये आ गया पाई/4। ये हमारा आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे ही है वैसे देखा जाए तो, वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद ट्राई करनी चाहिए। और जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ऊपर लिखा है x, नीचे लिखा है x² + 1। तो अगर मैं x² + 1 का डेरिवेटिव लूंगा तो 2x बनेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको 2x बना लेता हूँ। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग फंक्शन। ठीक है, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री लगा देंगे। 1/2 को तुम बाहर भी निकाल सकते हो क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन चलो मैंने अंदर रहने दिया। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू निकालते हैं, तो आ जाएगी 1/2 log 3 का स्क्वायर जमा 1 यानी कि 10। ठीक है, लोअर लोअर बाउंड्री की वैल्यू याद करते हैं, 1/2 log 2 का स्क्वायर जमा 1 यानी कि 5। ऐसा आ गया। ठीक है, उनके बीच में माइनस का निशान लगता है, पता है आपको, है ना। 1/2 कॉमन निकाल लो भाई, अंदर बच जाएगा log 10 - log 5। log m - n का फॉर्मूला होता है log m/n। तो हमारे पास फाइनली आंसर कुछ इस तरीके से आ गया। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है सारी बातें। तो ऐसे सॉल्व करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, हमें इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो है ना, आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो। इसका सबसे पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। मैं पहले सिंपल इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहा हूँ, फिर करूँगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया अलग अलग करके, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव बोलूँ, नीचे वाले, अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इस नीचे वाले को फंक्शन बोलूँ तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव बन सकता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे 10x लिखा हो। अभी यहाँ पे क्या लिखा है 2x, इसको 10x बनाने के लिए काम करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये वन बन जाएगा। और ये जो 5x² है इसको ले लेता हूँ √5x का होल स्क्वायर, इस 1 को ले देता हूँ 1 का स्क्वायर, जिससे कि क्या होगी 1/में x² + a², ये वाला सूत्र लगा सकूँ। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log fx। ठीक है, प्लस सी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है, तो जिससे कि क्या होगा कि सी कट जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/में x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है
1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ये होता है आपके पास 1/a, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/a, उसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि a 1 है, टेंजेंट इनवर्स x/a है ना प्लस c, लेकिन प्लस c हम लगाएंगे नहीं क्योंकि वो आगे जाके कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड भी करते थे किससे, जिसको हम x बोल रहे हैं वो असल मायने में एक लीनियर फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा √5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात करूंगा तो वही आएगा, लेकिन मुझे तो क्या ज्ञात करना है, मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना भाई, मुझे इंटीग्रेशन थोड़ी चाहिए, मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है उसको लिखिए एक बार, आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है उसको लिखिए, लिख लिया। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए इस तरीके से, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपर लिमिट की वैल्यू निकालिए और उसमें से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटा करके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को पुट कर दो, यह आ जाएगा 1/5 log 5/6 प्लस में 3 टेंजेंट इनवर्स √5 अपॉन √5। तो ये तो आ गई अपर लिमिट की वैल्यू। लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 1/5 log 1 प्लस में 3, ये तो जीरो ही बन जाएगा बेसिकली, है ना, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 0 0 पे होता है तो ये जीरो बन जाएगा बेसिकली। तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 1/5 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बचेगा log 6 माइनस log 1। log 6 माइनस log 1 क्या होता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा, जिससे कि log 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि log 6 बचेगा सिर्फ। ठीक है, प्लस में 3 टेंजेंट इनवर्स √5 अपॉन √5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। समझे कैसे किया, वापस समझ लो। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से किया इसको। देखो कैसे किया, तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया। डायरेक्टली भी डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते थे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया अच्छी तरह से, इसका इंटीग्रेशन आ जाने के बाद बाउंड्री लगा दी और सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी आसान है। हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है x(e(x² का। तो पहले एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेता हूँ, है ना। आप डायरेक्टली भी डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हो जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन क्या थे, छोटे छोटे से थे, तुरंत आंसर पता चल जा रहा था। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर रहे थे, यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से है ना, पहले क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं पहले इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहा हूँ फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। समझ में आ गई, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर लो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए मुझे यहाँ पे इस एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। एक्स को लेट से मैं टी मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो इसको मिल सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मिल सकता हूँ e⁻t dt अपॉन 2। ठीक है, और 1/2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t का इंटीग्रेशन होता है e⁻t। ठीक है, अब t मैंने किसको माना था, x² को, तो यहाँ पे x² लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो गया, ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन निकला है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन निकला है इस पर बाउंड्री लगा देंगे। समझ में आ गई। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा देंगे। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2e माइनस लोअर बाउंड्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2e⁻0, ये हो जाएगी। अब किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा e-1। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। आपको दिख नहीं रहा होगा ना क्योंकि मैं अडर गया, अब दिखेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ थी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो भाई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें
तो ये हमारा टाइप 4 वाला क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप 4 वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इसको वैसे ही करेंगे टाइप 4 वाले तरीके से। टाइप 4 में क्या होता था कि विषम परिमेय फलन होता था, तो हम क्या करते थे, विषम परिमेय फलन में हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेते थे, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी डिवाइड कर लो। डिवाइड करना, तो एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूंगी, 5x स्क्वायर आ जाए, तो आपका आंसर 5 से गुणा करिए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाली चीज़ तो कोई है नहीं, तो अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ना ही कोई अंक है यहाँ पे, तो अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा, जीरो करके घटा दो, ये कट गया, माइनस का 20x माइनस का 15 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 को बराबर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 गुणा 5 प्लस में माइनस का 20x माइनस का 15 ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी गुणा दिस प्लस दिस ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब दोनों तरफ मैं किससे डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, क्योंकि मुझे इसी का इंटीग्रेशन याद करना है ना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बराबर 5 जमा में माइनस का 20x माइनस का 15 ऐसा हो गया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन याद करना है, तो मुझे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे याद करूँ, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले की घात नीचे वाली घात से कम होगा, यानी कि ये उच्च परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है। ठीक है, और अगर मैं नीचे वाले के फैक्टर बनाऊं तो ये बनेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि नीचे जो रैखिक फलन है वो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टाइप 1 वाले क्वेश्चन को हम कैसे लिखते थे, तो बस को लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ टाइप 1 वाले क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। इसको मैंने कुछ ऐसे तोड़ दिया, समझ में आ गई। तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है ना, इसको तुम आई बोल लो एक बार, तुम्हें आई की वैल्यू याद करनी है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद करते हैं, अगले पेज पे याद करूंगा, मेरे पास पेज बचा नहीं है, तो यहाँ पे बार याद कर लेते हैं, फिर वहाँ पे पुट कर देंगे आई की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू याद करनी है ना, याद करते हैं इसकी वैल्यू। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, फ्रैक्शन को, इंटीग्रेशन का सिंबल हटाना पड़ेगा, फ्रैक्शन को आप कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, बताई थी ये चीज़। एलसीएम ले लो, ए और बी की वैल्यू याद करो, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू याद करने के लिए बी को 0 बनाना पड़ेगा, और बी जब 0 बनेगा जब एक्स की वैल्यू -3 रखोगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू माइनस का 3, यानी कि 60 माइनस 15 बराबर ए इंटू, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, यानी कि ए की वैल्यू की हमारे पास क्या आ जाएगी, -45/2। अब ऐसे ही अगर मुझे बी की वैल्यू याद करनी है, तो इस ए को 0 बनाना पड़ेगा, ए 0 जब बनेगा जब एक्स की वैल्यू -1 हो, तो एक्स की जगह -1 डाल दो तुम, तो हो जाएगा माइनस का 20 इंटू माइनस का 15 बराबर बी इंटू माइनस का 1 प्लस 3। ठीक है, तो 20 माइनस 15 बराबर बी इंटू 2, 5/2 बराबर बी। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, है ना। अब इन वैल्यूज़ को आपको कहाँ पे पुट करना है, इन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे पुट करना है, और इंटीग्रेशन याद कर लेना है इसका। ठीक है, करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ -20x -15 अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर हो जाएगा -45/2 अपॉन में x प्लस 3 इंटीग्रेशन प्लस में 5/2 अपॉन में x प्लस 1 इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी भाई, ठीक है ना। -45/2 को तुम बाहर निकाल लो, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग फंक्शन। 5/2 को बाहर निकाल लो, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, इसका डेरिवेटिव होता है लॉग फंक्शन। ठीक है, प्लस सी लगाना है, लेकिन फिर लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बाद में जाके कटना ही है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी जरूर लगाना,
जब आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही कर रहे हो ना, सिर्फ डेफिनाइट को कोई चक्कर नहीं कर रहे हो तो प्लस ही लगाना, लेकिन जब आपको पता है कि आगे जाके डेफिनाइट करना है इसको, तो मत लगाओ, है ना। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारी आई थी। तो यहाँ पे मैं आई को मिटा देता हूँ और डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस तरीके से। समझ में आ गई? थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ इसको, कुछ ऐसे। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया वो ये आया, लेकिन मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसके लिए मैं पेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लूँ, उसके बाद समझाता हूँ। मुझे क्या बताना था? मुझे बताना था डेफिनाइट इंटीग्रेशन ना। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो ये आ गया, हमें तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताना है ना बेटा। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम कैसे बताएंगे? ये जो हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया है, इसमें अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री चिपका देंगे। हमारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन आया ना, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री चिपका देंगे, फिर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपर बाउंड्री यहाँ पे ढालते हैं पहले, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 45/2 log 13, नहीं log 5, एक्स की वैल्यू 2 ढालेंगे ना, प्लस में 5/2 log 3, ऐसा हो गया। ये तो हमारे पास अपर बाउंड्री की वैल्यू आ गई। लोअर बाउंड्री की वैल्यू ढाल दो, लोअर बाउंड्री की वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा 5 माइनस 45/2 log 4 प्लस में 5/2 log 2, ठीक है। तो इसमें से ये घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 45/2 log 5 और यहाँ पे 45/2 log 4 प्लस में होकर के, ठीक है। तो 45/log 4 में से 45/2 log 5 घटाना है। तो लोग अगर घटा में हो, पहले तो 45/2 कॉमन निकालो तुम, लोग अगर घटा में हो तो उसको डिवाइड में चेंज करता है, तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5/2 log 3 माइनस 5/2 log 2, 5/2 कॉमन निकालो, लोग घटा में हो तो उसको डिवाइड में चेंज करता है, समझे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लोग घटा में हो उसको डिवाइड में चेंज करता है, ऐसे मत बोला करो, तुम बोला करो लोग m माइनस एन डिवाइड इक्वल टू लोग m/n, ऐसे बोला करो, ठीक है। क्वेश्चन था छोटा, देखा जाए तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बस इंटीग्रेशन ज्ञात किया, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटाई, लेकिन बस यहाँ पे टाइम लग गया, यहाँ पे इसको रफ में करने में टाइम लग गया। तो इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। आई होप सो क्वेश्चन में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार पीछे से आंसर मैच कर लें। यही आंसर है पीछे भी, बस उन्होंने कर क्या रखा है कि यहाँ पे 4/5 है ना, उन्होंने 5/4 कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है भाई, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया 45/2 को कॉमन निकाला ना, उन्होंने हो सकता है कि -45/2 को कॉमन निकालो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है और उनका जो आंसर है दोनों सेम है, घबराइए मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किया। सबसे पहले इसका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। इसका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये आएगा 2 टेंजेंट एक्स प्लस में x की पावर 4/4 प्लस में 2x। मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये जो हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया, यहाँ पे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री चिपका दूंगा। पाई बाय अपर बाउंड्री की वैल्यू निकालूंगा पहले, तो पाई/4 रखेंगे तो हो जाएगा 2 टेंजेंट पाई/4 पे क्या होता है 1 प्लस में पाई/4 की पावर 4 कितनी होती है, पाई/4 की पावर 4 यानी कि पाई/4 की पावर 4 पाई/4 की पावर 4 लिख दो, या फिर तुम ऐसे ही कर सकते हो ना इसको, पाई/4 की पावर 4 लिख दो एक बार, है ना। नीचे 4 था, ऊपर जाके 1/4 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू पाई/4। ये तो आ गया हमारे पास अपर बाउंड्री की वैल्यू। लोअर बाउंड्री की वैल्यू निकालते हैं। टेंजेंट 0 पे क्या होता है 0, यानी कि 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। तो इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस में पाई की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 5, ऐसा हो जाएगा। 4 की पावर 4 यहाँ पे है, 4 की पावर 1 यहाँ पे, बेस सेम पावर ऐड, ऐसा हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा पाई/2। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम इसका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं।
तो इसका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पे साइन 2x वाला तरीका लगाना पड़ेगा ना, आपने सर नहीं कोस 2x वाला तरीका लगाना पड़ेगा। समझो, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता था, साइन के रूप में ये होता था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कोस एक्स का फॉर्मूला पूछूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ये आएगी 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को ये लिख सकता हूँ। तो लिखना पड़ेगा पहले इसको, ऐसे ही कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोस 2x का कोस के रूप में फॉर्मूला क्या था, वो कुछ ऐसा था। तो कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ, सॉरी सॉरी, वो कुछ ऐसा था। ठीक है, तो कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी कोस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो 1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इनको देता हूँ घटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 कोस एक्स, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई, आई बात समझ में। इसको देते हैं मिटाई, तरफ का काम था। तो -2 को भी अगर मैं बाहर निकालूंगा है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का नहीं साइन एक्स होता है सिंपल। तो ये हमारे पास इसका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आ गया। मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद करना है, मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद करना है ना बेटा, 0 से पाई, है ना। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया है उसमें मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका दूंगा ऐसे। अब अपर लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन पाई, लोअर लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो माइनस साइन जीरो, इनको देंगे घटा, तो साइन पाई तो जीरो होता है, जीरो माइनस साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो माइनस जीरो क्या आएगा, जीरो। तो इसका आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो एक्स एक्स के नीचे भी कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा, तभी फिर वो घट के आंसर जीरो आ रहा है। समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसवां क्वेश्चन देखो भाई, वीडियो पोस्ट करके आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए वैसे। ठीक है, क्या लिखा है कि भाई इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करो। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको अलग अलग कर लो इस तरीके से। ठीक है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो इसके बटे में भी इसके बटे में भी, तो अलग अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से अलग अलग कर लिया, याद बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा जी। अब अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो नीचे वाले को अगर मैं फंक्शन बोलूँ तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव बन सकता है, लेकिन कब, ऊपर वाला डेरिवेटिव तब बन सकता है जब यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे 2x लिखा हो और यहाँ पे अभी क्या लिखा है 6x, है ना। तो एक काम करता हूँ, ये जो 6x लिखा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x इंटू 3 करके, समझ रहे हो। अब 3 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग फंक्शन। पता है ये चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 3 को मैं बाहर निकालता हूँ बेटा, 3 को बाहर निकालूंगा तो अंदर बच जाएगा 1, बाहर हो जाएगा 3, और जो यहाँ पे 4 दिख रहा है इसको मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, तो क्या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अच्छा ये नहीं होता, सॉरी 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 सॉरी, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो या फिर 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका ये सूत्र होता था ना बेटा। ठीक है, ये हो गया, आई बात समझ में। वापस समझो, इसका इंटीग्रेशन का सूत्र ये होगा, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये तो हमने इंटीग्रेशन याद कर लिया, लेकिन मुझे तो क्या याद करना है, मुझे तो भैया डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद करना है। तो अब हम क्या करें,
कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है ना। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन आया है इसको वापस से लिख लो एक बार, लिख लिया। और यहाँ पे लगा दो आप अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा दो। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 log 2 का स्क्वायर जमा 4, यानी कि 4 जमा 4 8, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 हो गया। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, ये होता है पाई/4, पाई/4 की 1/2 से गुणा करें तो पाई/8, तो ये हो जाएगा 3 पाई/8, है ना। ये मैंने अपर बाउंड्री की वैल्यू याद करी जो कि ये आई। अब लोअर बाउंड्री की वैल्यू याद करते हैं, 0 लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 log 4 प्लस में 3/2। टेंजेंट इनवर्स 0 क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा 0 0 बन जाएगा, समझ में आ गई। तो 3 log 8 माइनस 3 log 4 क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो log 8 माइनस log 4 यानी कि log 8/4 दैट इज 2, प्लस में 3 पाई/8 तो है ही। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं बेटा, वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद करना चाहिए था, समझ रहे हो। एक बार इसका आंसर चेक कर लें कि ठीक है या गलत है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 3 log 2 प्लस में 3 पाई/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो हमें इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कहो या फिर इनडेफिनेट कहो, बात एक ही होती है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप तुरंत ज्ञात कर लोगे। स्प्लिट कर देता हूँ इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन, हाँ जी इसका इंटीग्रेशन। सर यहाँ पे तो दो फंक्शन गुना हो रहे हैं, है ना, तो गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लंबा प्रोसेस पड़ेगा, है ना। गुणा वाला सूत्र क्या होता था बताना जाए एक बार। तो आपके सर गुणा वाला सूत्र होता था, दो फंक्शन का गुणा हो तो इंटीग्रेशन ज्ञात करना, तो उसका सूत्र क्या होता था, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, बेसिकली एक्स का लीनियर फंक्शन लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास माइनस कोस एक्स, क्योंकि अब एक्स की जगह लीनियर फंक्शन लिखा है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इससे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का वापस से इंटीग्रेशन करें तो ई की पावर एक्स आएगा, और यहाँ पे पाई/4 को उल्टा करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4/पाई कोस पाई/4 एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे तो भैया डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना था, मुझे तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना था ना, ये तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया मेरे पास, इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा बाउंड्री। बाउंड्री क्या हमारी 1 0, तो x की जगह 1 लिखूंगा, पहले अपर बाउंड्री की वैल्यू निकालूंगा, फिर लोअर बाउंड्री की वैल्यू निकालूंगा। अपर बाउंड्री की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा e माइनस 4/पाई, एक्स की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो कोस पाई/4 पे क्या होता है, कोस पाई/4 होता है 1/√2, कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई, ये आ गई अपर बाउंड्री की वैल्यू। अब लोअर बाउंड्री की वैल्यू निकाल लो, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 0 लिखूंगा तो ई की पावर 0 1 होता है, यह आ जाएगा 0 माइनस ई की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस 4/पाई, कोस 0 पे क्या होता है, कोस 0 पे होता है 1, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई से ई कट गया, यहाँ पे देखो 4 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, है ना, या फिर तो अगर मैं इसको ई से ई कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, ठीक है, और 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 1 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, 1 √2, हाँ 2 √2 बनेगा, ये सीधी सी बात ये है। जब आप काटा पिटाई करेंगे तो 2 √2 बनेगा, अपॉन में पाई, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में 4/पाई, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। आंसर चेक कर लें एक बार,
ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं लास्ट के 2 ऑप्शनल क्वेश्चन। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान-आसान से हैं भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत आसान है। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप खुद से करिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज़ को सोल्व कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज़ को सोल्व करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।